बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया, चोरी छुपे के नहीं किया। मैं पाकिस्तान को टेलीफोन करके सूचना दूंगा कि आज हमने रात को एयर स्ट्राइक की है, तुम्हारे इतने लोगों को मारा, इतनी तबाही की है, उसको बता दूंगा। वो आज भी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हम घर में जाके मारेंगे, कोई भी हमला करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। बल्कि अब इस पूरे मामले को अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए भी बीजेपी इस्तेमाल कर रही है और ऐसा लगता है कि बाकायदा उनकी एक पॉलिसी है कि अब हमने डिफेंसिव ऑफेंस पे जाना है और जवाब देना है। मोदी मेरे ख्याल से एक शातिर इंसान है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। कभी मजहब के नाम पर, कभी लिसानियत के नाम पर वोट बैंक बढ़ाता है, पाकिस्तान पर तनकीद करता है। इलेक्शन कैंपेन में जितनी खुलकर तनकीद करता है उतना वोट ले लेता है, कश्मीर में जुल्म के सिलसिले को बढ़ा देता है, उतना अपना वोट ले लेता है। माजी में कांग्रेस जब थी हुकूमत में और कोई ऐसा वाकई इंसिडेंट होता था तो कांग्रेस जो है बयान जारी करती थी, दूसरे ममालिक से मदद मांगती थी। उस पॉलिसी को हमने चेंज कर दिया है, अब हम खुद उसका जवाब देते हैं। एक वक्त था जब पाकिस्तान में नारा लगाया जाता था कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, लेकिन मेरे ख्याल में वक्त ने साबित किया है कि जो मोदी के साथ या जो भारत के साथ दोस्ती करेगा वो पाकिस्तान का महबूब वतन होगा। पाकिस्तान के सारे बड़े ताजर बैठे और उन्होंने जो चीखना और चिल्लाना ये शुरू कर दिया कि भारत की एक स्टेट जो है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा टैक्सेस देती है। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि हमारे मुल्क का जो ताजिर है, सनतकार है, वो अपनी आसानी देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में एक और बुरहान बनने को जा रहा है, ये मैं आपको पहले खबर दे रहा हूँ। वो खैबर पख्तूनख्वा में है, वहाँ पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं विलेज काउंसिल्स के, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के, वहाँ पर उनको किसी किस्म की कोई इख्तियारात और किसी किस्म का कोई फंड्स जो है वो मुहैया नहीं किए गए, जो उनका कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक उनका हक है। आज जो बहनों, मैंने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया, चोरी छुपे के नहीं किया। एयर स्ट्राइक कर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आज हमने ऐसा ऐसा किया है और दुश्मन का इतना इतना नुकसान किया है। इतना ही नहीं, जब हमने एयर स्ट्राइक किया तो मैंने प्रेस को बुला के रखा था और फौज के लोगों को कहा था कि 11 बजे प्रेस को बताना है, लेकिन मैंने कहा कि उसके पहले मैं पाकिस्तान को टेलीफोन करके सूचना दूंगा कि आज हमने रात को एयर स्ट्राइक की है, तुम्हारे इतने लोगों को मारा, इतनी तबाही की है, उसको बता दूंगा, छुपाऊंगा नहीं। लेकिन पाकिस्तान वाले टेलीफोन पर ही नहीं आते थे, तो मैंने कहा इंतजार करो, हमारे फौज का लोग इंतजार करते थे। करीब 12 बजे बात हुई, उसके बाद मैंने दुनिया को बताया कि मैंने रात को एयर स्ट्राइक किया है और पाकिस्तान के छक्के छुड़वा दिए हैं। भाइयों बहनों, ये मोदी छुपाता नहीं है, न मोदी छिप करके वार करता है, जो भी करता है सामने से करता है, देश के लिए करता है। और आज भी भारत कोई डिफेंसिव पोजीशन में नहीं गया है। वो आज भी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हम घर में जाके मारेंगे, कोई भी हमला करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। बल्कि अब इस पूरे मामले को अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए भी बीजेपी इस्तेमाल कर रही है और ऐसा लगता है कि माजी के बयानात से कि बाकायदा उनकी एक पॉलिसी है कि अब हमने डिफेंसिव ऑफेंस पे जाना है और जवाब देना है। कि इस रवैये के पीछे क्या आपको वजह नजर आती है? ये बड़ी क्लियर बात है कि हिंदुस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ एक फैसला किया है कि उनकी पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, और पाकिस्तान की पॉलिसी की बुनियाद मुदाखलत, जाहरियत और दहशतगर्दी को भेजना, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और ये पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान से नहीं अपनाई, उन्होंने ये काम हिंदुस्तान ने कनाडा में भी किया, कैनेडियन बाशिंदों के साथ कनेडिया की सरजमीन पर, और अमेरिका में भी अमेरिकी बाशिंदों के साथ सरजमीन पर कोशिश की। लेकिन ये शायद दुनिया में दूसरी बार हुआ है। इजराइल जो एक दहशतगर्द मुल्क है, उसके बाद हिंदुस्तान के वजीर दिफा राजनाथ ने कहा है कि वो राजनाथ सिंह ने खुद अपने आप को इतराफ़ जुर्म किया है और उसने इतराफ़ जुर्म में कहा है कि हम फिर से करेंगे। तो ये बहुत सीरियस बात है। मैं समझता हूँ कि इसको लाइटली ना लें कि सिर्फ इलेक्शन से ताल्लुक है, ये पॉलिसी का ताल्लुक दो और जगह से मिलता है। देखें 2020 से उन्होंने 20 दफ़ा पाकिस्तान के अंदर आके लोगों को मारा, उनके एजेंट्स ने या उनके बंदों ने, रॉ के जो उनकी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। उसी वक्त आपको याद होगा शहजाद साहब कि पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने एक डोसिए इशू किया था
इंडियन स्टेट टेररिज्म जो डिस्टेबलाइज कर रही है पाकिस्तान में, और उसमें कहा गया था, ये नवंबर 2020 को इशू हुआ था कि 21 ट्रेनिंग कैंप हैं रॉ के पाकिस्तान मुखालिफ उन लोगों के जो पाकिस्तान में उनके ईमा पर काम करते हैं, और उसमें एक CPEC के खिलाफ सेल बना है जिसमें 700 लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, $60 मिलियन दिए जा रहे हैं। ये डॉसिए 95 सफ़े का है, उसकी कॉपी मेरे पास पड़ी है। और उसके बाद आपको पता है कि खबर आई थी ब्रसल से EU डिसइंफो लैग की कि 500 वेबसाइट्स तैयार की है उन्होंने जाली, जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती हैं, जो एक न्यूज़ एजेंसी उनकी एसोसिएट न्यूज़ ऑफ इंडिया ANI उसके जरिए करती हैं, और इस श्रीवास्तव ग्रुप है। तो ये एक मुनज़्ज़म पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन मुझे दुख ये है कि उनकी तो वाज़े पॉलिसी है पाकिस्तान की तरफ, हमारी पॉलिसी को वाज़े नहीं रही। माजी में भी देखा कि हमारे स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं, हमने उम्मीद लगाई रखी कि मोदी इलेक्शन जीतेगा तो कुछ करेगा, तो आपको याद है वो ट्वीट्स भी आई। पाकिस्तान के टीवी जियो टीवी पे एक तबसरा हो रहा था जिसमें पाकिस्तान के सारे बड़े ताजर बैठे और उन्होंने जो चीखना और चिल्लाना ये शुरू कर दिया कि भारत की एक स्टेट जो है वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा टैक्सेस देती है। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ महाराष्ट्र ही को देख लें, ठीक है जनाब, या आप सिर्फ यूपी की पोजीशन को देख लें, वो कहाँ पे टैक्स देते हैं और हम कहाँ पे टैक्स देते हैं। पाकिस्तानी जो टैक्सेशन सिस्टम है ये कहा जाता है कि ये इनफेक्टिव है, अनफेयर है, फ्रेगमेंटेड है। आप सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा लें कि 14,500 का हमारा टोटल बजट है और हमारी टोटल जो आमदन है वो 7,000 से 8,000 अरब के करीब है। सो 8 ट्रिलियन के अराउंड आमदन है, 7 ट्रिलियन के अराउंड, और 14.5 ट्रिलियन का टोटल बजट है। तो आप अंदाज़ा लगा लें जो बाकी आपको 7-7.5 ट्रिलियन रुपीस का बजट डेफिसिट है वो कहाँ से पूरा करना है। ये सारे के सारे पैसे जो हैं चले जाते हैं आपकी उसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स में चले जाते हैं। सो हमारे पास क्या रह गया, हुकूमत के पास क्या रह गया, हुकूमत के पास कुछ भी नहीं रहा, और हुकूमत किसी को कुछ भी नहीं दे सकती।